वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में हमने देखा कि कार्यपालिका है वो दो प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। सत्ता का प्रयोग है वो वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है और सत्ता का प्रयोग वैसे संविधान में या नाम मात्र के रूप में होता है, किंतु वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं करता वरन वास्तविक कार्यपालिका ही करती है। ब्रिटेन में जो सम्राट है वो वहाँ के औपचारिक प्रधान या नाम मात्र की कार्यपालिका है और ब्रिटेन की जो वास्तविक कार्यपालिका है वो है वहाँ के मंत्रिमंडल। जैसा कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के बारे में डाइसी ने कहा है, यद्यपि शासन का प्रत्येक काम सम्राट के नाम से किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में निहित है। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल को लेकर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरह के विचार व्यक्त किए हैं। ये जो हम इम्पोर्टेंट कुछ परिभाषाएं हैं वो देखेंगे। ये परिभाषाएं आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और 2 अंक के लिए अति लघुरात्मक के रूप में यूनिवर्सिटी के पेपरों में भी पूछी जा सकती है। तो वेजहार्ट के अनुसार मंत्रिमंडल क्या है? कैबिनेट एक हाइफन जो बक्सुआ या सेफ्टी पिन होती है ना, वो है। कैबिनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ता है। ये आ सकता है कि कैबिनेट को हाइफन किसने कहा? वेजहार्ट ने। बक्सुए से तुलना की वेजहार्ट ने। किन किन को जोड़ता है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ता है। लाबेल राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है, ये लाबेल ने है। और रैमजे म्योर की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2010 के स्कूल लेक्चरर में, 12 के नेट में और जो 24 अगस्त 2012 का सेट हुआ था उसमें भी आया था। कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है, ये रैमजे म्योर है। और सर जॉन मेरियट, ये कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। तो ब्रिटेन के अंदर जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल है आज वो महत्वपूर्ण भूमिका में है, सर्वाधिक शक्तिशाली इकाई है। तो इसीलिए कैबिनेट का अध्ययन करना आवश्यक है और आप लोगों के सिलेबस में भी है। मंत्रिमंडल का अर्थ है उस राजनीतिक समिति से है। मंत्रिमंडल का अर्थ है एक ऐसी समिति जिसका नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लोक सदन जो वहाँ का ब्रिटेन का जो उच्च सदन है उसमें बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद है वो प्रदान किया जाता है। जैसे हमारे भारत में संसद के अंदर जिस दल को बहुमत होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं, उसी भांति ब्रिटेन में भी जिनको बहुमत होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री पद बनाया जाता है और प्रधानमंत्री के द्वारा अपने राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं, जो सहयोगी हैं, उन्हें मंत्री नियुक्त किया जाता है। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की विशेषताएं देखें तो काफ़ी कुछ भारतीय मंत्रिमंडलीय व्यवस्था से मिलता है। ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन में भी 2 प्रकार की कार्यपालिका है, नाम मात्र वास्तविक। भारत में भी दोहरी कार्यपालिका है, नाम मात्र वास्तविक। और मंत्रिमंडल में राजनीतिक सहजातीयता होती है, मतलब एक ही राजनीतिक दल के सदस्य मंत्री होते हैं। फिर है गोपनीयता, वो अपने डिसीजंस, निर्णय जब तक वो सार्वजनिक नहीं होते तब तक सिर्फ मंत्रिमंडल तक ही रहता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री के द्वारा त्यागपत्र दिया जाएगा तो वह पूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री चेंज होगा और मंत्रिमंडल एज इट रह जाएगा। अगर प्रधानमंत्री समय से पूर्व त्यागपत्र देते हैं तो वो समस्त मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होगा। और है जी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के मेंबर होंगे,
चाहे वो उच्च सदन के हों या निम्न सदन के, उसका सदस्य होना आवश्यक है संसद का उनके लिए। और अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करना भी आवश्यक है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कितने समय तक बिना सदस्य हुए मंत्री रह सकते हैं, तो 6 माह है। किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। और मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मंत्रिमंडल का जो कैप्टन है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। मंत्रिमंडल का जो गठन है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से ही आरंभ होता है। पहले वहाँ के जो सम्राट हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, और प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा अपने विवेक से, अपने इच्छा से, अपने राजनीतिक दल की स्थिति और जो उनके मेंबर सहयोग, उनको मंत्री है नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाती है। ब्रिटेन में यह परंपरा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। जैसे हमारे भारत में भी यही परंपरा है कि संसद का मेंबर होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह की अवधि के लिए ही मंत्री बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने माह का लिए मेंबर बन सकता है? 6 माह के लिए। और ये ब्रिटेन के अंदर कुछ परंपराएं हैं। और एक लोकसभा से कैबिनेट के 4 मंत्री हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। अब हम देखते हैं, आमतौर पे हम 2 शब्द देखते हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। तो ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है, ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको हम देखते हैं। मंत्री परिषद, आमतौर पे लोग इसे एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्री परिषद है यह एक व्यापक संस्था है। यह राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी इसमें आएंगे जो संसद के सदस्य होते हैं और लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो अब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि लोक सदन में उनको बहुमत प्राप्त हो। तो अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, हम वो देखते हैं। पहला अंतर है आकार को लेकर। मंत्री परिषद, जैसा कि मैंने कहा, कि एक व्यापक संस्था है, और मंत्रिमंडल है वो एक छोटा है आकार में। मंत्रिमंडल का आकार है वो छोटा है। मंत्री परिषद में जैसे हम देखें तो भारत में 77 मंत्री होते हैं, तो वो सारे मंत्री मतलब जो कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और समितियां, वो जो 77 टोटल है वो मंत्री परिषद होती है। और मंत्रिमंडल है वो सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है और मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है। कैबिनेट में आमतौर पर 18-20 मेंबर्स होते हैं। फिर है पद संबंधी भेद। दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है उनकी राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। जैसे मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाएंगे, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय उप सचिव, संसदीय निजी सचिव आदि। और मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही आएंगे। वेतन के संबंध में देखें तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका वेतन अधिक होता है, और राज्य मंत्री और जो अन्य सचिव वगैरह होते हैं उनका कम होता है। तो मंत्री परिषद की तुलना में कैबिनेट का वेतन है वो अधिक होता है। कार्य और शक्ति के संदर्भ में देखा जाए तो मंत्री मंडल है वो अधिक शक्तिशाली होता है। वह अपने कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, फुल फ्लैश होते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। और मंत्री परिषद के जो सचिव, राज्य मंत्री वगैरह हैं वो अपन कैबिनेट के हेल्प के लिए होते हैं, वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं होते। तो ये उनके अंदर कुछ अंतर हैं। अब हम देखेंगे मंत्रिमंडल के कार्य। मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी कार्य, जो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग है वो व्यापक रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि राष्ट्र के लिए नीतियां बनाना, नीतियों को क्रियान्वित करवाना, मंत्रियों में आपस में समन्वय स्थापित करना, व्यवस्थापिका संबंधी कार्य है। वर्तमान में मंत्रिमंडल केवल प्रशासनिक कार्य ही नहीं करता, वो विधि निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है।
कोई कानून बनाना है, नियम बनाना है, तो उसकी रूपरेखा है वो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा बनाई जाती है, उसे प्रस्तुत किया जाता है संसद में, फिर उस पर 3 चरणों में चर्चा होती है। तो कानून निर्माण की रूपरेखा भी व्यवस्थापिका के कार्यों में आ जाएगी। वित्त संबंधी कार्य है, राष्ट्र की आय व्यय बजट का निर्माण, ये कार्य मंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है। वित्त मंत्री अपनी देखरेख में ही तैयार करवाता है बजट का प्रस्ताव बनाना, उसे संसद में पेश करना। ये मंत्रिमंडल के वित्तीय कार्यों में आएंगे। और मंत्रिमंडल के द्वारा बहुत से अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि राजा के द्वारा जो क्षमादान का विशेषाधिकार का प्रयोग है, उसके संबंध में भी मंत्रिमंडल के द्वारा परामर्श दिए जाते हैं। राजा के द्वारा जो उपाधियों का वितरण है, वो भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा देश विदेश में जो नियुक्तियां की जाती हैं, वो भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती हैं। लॉर्ड चांसलर के परामर्श से ही सम्राट के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो वास्तव में हमने देखा कि मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य बहुत ही व्यापक हैं, पर वह उन सभी कार्यों को करता है जो संवैधानिक दृष्टि से सम्राट के अधिकार बताए जाते हैं। वर्तमान में जो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल को और अधिक शक्तिशाली और कार्य है वो प्रदान किए गए हैं। तो ये हमने मंत्रिमंडल के कार्य देखे। वास्तविक स्थिति में मंत्रिमंडल है, उसके व्यवस्थापन, कार्यपालिका, वित्त का क्षेत्र है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। और मंत्रिमंडल के इतना शक्तिशाली होने के कुछ विशेष कारण है ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। इसके कारण जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसे स्पष्ट बहुमत होता है, खींचतान नहीं होती है। कठोर दलीय अनुशासन है, दल के व्यक्ति अपनी पार्टी के निर्देशों से बाहर कोई कार्य नहीं करते हैं। और शासन कार्य हैं वो जटिल है। और प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण भी मंत्रिमंडल का महत्व बड़ा है, क्योंकि व्यवस्थापिका के पास इतना समय नहीं होता, साल में एक बार ही उनके मतलब संसद सत्र होता है कि वो हर विषय पे बारीकी से जांच कर सकें। इसीलिए कानून निर्माण का कार्य भी मंत्रियों को सौंप दिया गया है। और राष्ट्रीय आपात की कोई घटना हो तो सारी शक्तियां मंत्रिमंडल कैबिनेट के पास ही आ जाती हैं। ये कुछ विशेष कारण हैं कि वहाँ पे मंत्रिमंडल है वो शक्तिशाली हुआ है और उसका आकार है वो बढ़ा है। कल हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे।